स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं फुल सिलेबस रिवीजन कराने वाली हूँ। थ्योरी की, सेल का चैप्टर, टिश्यू का चैप्टर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी वन शॉट में। तो आपका पूरा फुल ऑन रिवीजन हो जाएगा बायोलॉजी का फुल सिलेबस। तो गेट रेडी फॉर टुडेज क्लास, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगी वो लिख लेना, और फिर मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि मैम ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ये वाला रिवीजन करवा दो, ये करवा दो, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है इस वाले क्लास में। ठीक है, मैं एक ब्रीफ रिवीजन टाइप ही करवाऊंगी आप लोगों का, बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराऊंगी। तो उसके लिए ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए, सेल टिश्यूज एंड इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से। तो अभी हम लोग बस रिवीजन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही थी वो सारी चीजें आई विल ट्राई कि वो सब क्लियर हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। और पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। सेल क्या है? बेसिकली इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आप लोगों को याद रखना ही है, ये सारी चीजें कीवर्ड्स होती हैं, राइट। ये सब अगर नहीं लिखोगे तो कुछ भी लिखोगे तो वो गलत ही माना जाएगा, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने, इन अ कॉक्स स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ल्यूवन हुक ने डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। एक ल्यूवन हुक को ना बहुत ज्यादा शौक होता था हर चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का। तो एक बार वो पॉन्ड के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो पॉन्ड का एक छोटा सा ड्रॉप वाटर का लेके मैं स्लाइड में देखता हूँ कि क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। पर्किंजन ने कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इन 1839। अब आपको थोड़ा सा हो रहा होगा ये चीज कंफ्यूजन में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सब कहां पर प्रेजेंट है ना। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो तो सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये प्रेजेंट किया था दो बायोलॉजिस्ट ने, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटैनिस्ट थे। तो जो स्लीडन एंड श्वान थे, उन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अब श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल को के बारे में बताया था सेल थ्योरी में, और जो स्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया था। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपैंडेड बाय वर्शियो बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका इन्होंने एक टर्म दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, राइट। इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी सेल्स हम दुनिया में देख सकते हैं वो सारे सेल्स प्रिमिटिव प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो फिर किससे बने? वो भी किसी पहले के एग्जिस्टिंग सेल से बने। तो पहला सेल जो था वो कैसे बना? तो ये आप लोग पढ़ोगे इवोल्यूशन में। अब क्योंकि 10th क्लास में जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट कट हो चुका है सिलेबस में से, तो देखते हैं आपके 10th में जाते जाते कोई चेंज आता है कि नहीं सिलेबस में, या फिर इवोल्यूशन आप सीधा डायरेक्टली क्लास 12th में पढ़ोगे, राइट। सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इससे पहले कि हम लोग ये पढ़े, मैं पहले चश्मा लगा लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। चलो भाई, अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इससे पहले कि हम सेल के बारे में पढ़े, हमें ये पढ़ना होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी सेल टाइप क्या है। क्या वो एक ही सेल से बने हुए हैं? क्या वो दो तरह के सेल से बने हुए हैं? क्या वो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, है ना। तो उसके बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यूनि यानी कि वन, यूनिसेलुलर का क्या मतलब हो गया? वो ऑर्गेनिज्म जो बनते ही है एक सेल से,
एक ही सेल से वो बन रहे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। अब सोचो एक ही सेल अगर जिसकी बॉडी में है, यानी कि जिसकी बॉडी ही एक सेल से बनी हुई है, उस बॉडी के अंदर भी सारे फंक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं। कैसे कैरी आउट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एग्जाम्पल क्या है इनके? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, माइक्रॉन्स में ये माइक्रो वर्ड क्यों है? माइक्रॉन्स में इनकी साइज होती है, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। यू नीड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी फर्दर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? These cells are grouped together to perform different function in the body and also form various body parts. Example, fungi, plants and animals. अब आपको क्या लगता है हमारी बॉडी में कितने सेल्स होंगे? हमारी बॉडी में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स होंगे। हर एक चीज, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, छोटा से छोटा चीज भी आपका सेल से बना हुआ है। आपको जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में सेल नहीं है, वो ऑर्गन है, राइट? स्किन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। अब ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यूज से बने होते हैं। और टिश्यूज किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। बहुत सारे सेल्स का जो एग्रीगेशन होता है, द टाइप ऑफ सेल्स उनके एक जैसे होते हैं, इसीलिए फंक्शंस भी उनके एक जैसे होते हैं, तो दीज आर नोन एज टिश्यूज, राइट? So the shape and size of the cells are different according to the kind and function they perform. जैसा उनका फंक्शन होता है उस हिसाब से उनका शेप और साइज होता है। There is division of labor in cells, यानी कि कौन सा सेल किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब उनका जो लेबर है, जो वर्क है, वो सारी चीजें डिवाइड हो चुकी होती है ऑलरेडी। Each cell has certain kind of cell organelles to perform different types of functions like mitochondria for रेस्पिरेशन। अब आपको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वहां पर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो सारी चीजें, सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, स्लाइड पे। अब देखो टाइप्स ऑफ सेल्स में आप एक और बेसिस देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला जो स्लाइड है जिसमें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स लिखा है, तो ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स में कैसे न्यूक्लियस होते हैं? ऐसा न्यूक्लियस होता ही नहीं है, यहां तक कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लैक करता है, तो न्यूक्लियस कहां से होगा, है ना। और यहाँ पर यूकैरियोट्स में बहुत ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, डीएनए और आरएनए है, वो फ्री लिविंग होगा इनसाइड द सेल। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होता है। सिंगल क्रोमोसोम एक थ्रेड की तरह स्विम करते हैं पूरे सेल के अंदर, और यहाँ पर सिंगल या फिर मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होगा। क्यों एसेक्सुअल होगा? क्योंकि एक ही सेल है तो दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो अलग अलग तरह के गैमीट्स नहीं बनेंगे। एक ही सेल है तो वही डिवीजन करेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, दोनों का स्कोप है। ऑलवेज यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां पर ये हमेशा ज्यादातर तो ये मल्टीसेलुलर ही होते हैं सॉरी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कि इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे उनमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होगा, उनमें कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है।
है ना। एक ऊपर का सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन होता है और एक इनसाइड मेम्ब्रेन होता है जो कि फोल्डेड होता है, विच इज नोन एज क्रिस्टे, राइट। सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन कराना, ठीक है, सेल डिवीजन कराना, एक तरह से उसको रेगुलेट करना। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में। सेल डिवीजन हो रहा है बाइनरी फिजन से और यही होता है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सारी चीजें लिखते जाओ, कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट छूटनी नहीं चाहिए, फिर मैं नहीं सुनूंगी कि मैम ये वाला चीज मुझको समझ में नहीं आया। सेल डिवीजन इज बाय माइटोसिस या फिर मियोसिस। यहाँ पे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा। यहाँ पर एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट सेल और यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस होता है इसमें सेल वॉल का, ठीक है, सेल वॉल का। यहाँ पर कहीं पर भी आप सेल वॉल नहीं देख पाओगे क्योंकि है ही नहीं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है, ये सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास भी होगा, उनके पास भी होगा, पर इसके पास सेल वॉल होगा जो इसके पास नहीं होगा। सेल वॉल यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है? ताकि वो रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके प्लांट्स को, ठीक है। देखते हो प्लांट्स बिल्कुल रिजिड रहता है, एक बार खड़ा है पेड़ एकदम बड़ा सा और उसको कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से, है ना। और हमारे सेल्स कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं। आप टच करो उसको, ऐसा दबाने की कोशिश करो तो वो दबने लग जाएगा, है ना। तो सेल जो है बहुत ही ज्यादा इसमें स्टिफ और इंटैक्ट होते हैं, इसी की वजह से, सेल वॉल की वजह से। फिर यहाँ पर गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, यहाँ पर भी गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है। कहाँ गया गोल्जी? ये रहा गोल्जी एपरेटस, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। सेंट्रियोल यहाँ पर होता है जो कि यहाँ नहीं होता। एक और डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, कि यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा कहाँ? एनिमल सेल में, जो कि सेल डिवीजन रेगुलेट कराता है, और यहाँ प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल में एक और चीज प्रेजेंट होती है जो एनिमल्स में नहीं होता, वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है। बेसिकली प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ऐसे ले जाकर ल्यूकोप्लास्ट, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो 3 तरह के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और प्लास्टिड जैसी कोई भी चीज, कोई भी सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती। यहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, लाइसोसोम दिखेगा, राइबोसोम दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पर भी वो सारी चीजें देखेंगी, ठीक है। ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एडजेसेंट सेल वॉल तो सिर्फ इसमें होगा, और साइटोप्लाज्म। सारी चीजें सेम होंगी, बस कुछ डिफरेंसेस होंगे जो मैंने गोला गोला बना दिया है, दैट्स इट। अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ये वाले रिवीजन वाले क्लास के बाद इस थ्योरी लेक्चर में, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन पे सबसे पहले आते हैं, जो भी सेल की कवरिंग होती है। अब जब आप कोई भी चीज घर में रखते हो तो उसको कवर करते हो ना किसी चीज से। खाना रखा है, बहुत देर तक रखा रहेगा तो उसको आप कवर करोगे ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो मेन काम क्या होगा सेल मेम्ब्रेन का? कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी सेल को। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जो सेपरेट होता है, जो सेपरेट करता है सेल के सारे कंटेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल एंड internal environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक तरह से गेट कीपर का काम कर रहा है। वो अलाउ करेगा तभी कुछ मटेरियल्स, कुछ आयंस, कुछ वाटर, कुछ सॉल्ट्स जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा, वो परमिट नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। इन एंड आउट दोनों के केस में अंदर वाली चीजें भी बाहर तभी जाएंगे जब वो अलाउ करेगा, जब वो परमिट करेगा।
So it also prevents movement of some other materials. The cell membrane is called selectively permeable membrane. selectively permeable membrane का क्या मतलब हुआ कि सेलेक्टिव चीजों को ही वो परमिट देता है मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन के बाहर जाने के लिए, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड यानी कि फैट्स जिससे बनते हैं, लिपिड से बनते हैं ना, सो जो फैट्स और प्रोटीन्स का को मतलब अरेंज करके एक लेयर में अरेंज करके सेल मेम्ब्रेन को बनाया गया है। तो समझ सकते हो फैट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो थोड़ा सा स्लाइमी और चिपचिप सा तो लेयर होगा ही, तो वो जल्दी किसी को भी परमिट नहीं करेगा अंदर या बाहर जाने के लिए। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये बनी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जिसे हम लिपिड और प्रोटीन बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है जो इनगल्फ कर लेती है फूड को और अदर बाकी चीजों को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा अक्वायर करता है फूड फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो ये आप लोगों को पता ही है, 10th में भी जाओगे तो अमीबा का आप लोगों को न्यूट्रिशन में ये पढ़ने को मिलेगा कि हाउ एंडोसाइटोसिस इज परफॉर्म्ड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में आ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये परमिट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल और प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स एज इट एक्ट लाइक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल में आ जाते हैं। अब सेल वॉल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होगा, तो आप ऑर्डर से समझ सकते हो कि सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, तो वो पहला मेम्ब्रेन होता है, दूसरा मेम्ब्रेन जो स्टिफ वाला होता है वो होता है सेल वॉल। अब ये क्या है, ये रिजिड है, रिजिड यानी कि बिल्कुल जिद्दी टाइप का है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। आउटर कवरिंग होती है इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा लेकिन उसके साथ साथ सेल वॉल होगा जो एनिमल सेल में नहीं होगा। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये किस चीज का बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। सेल्यूलोज क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, तो पॉली यानी कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो जल्दी टूटता नहीं, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, और जल्दी जो चीज टूटती नहीं है ना वो बहुत मजबूत होती है अंदर से, ठीक है। अगर आप मन से बहुत ज्यादा रिजिड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो कोई भी आपके माइंड को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको कुछ और सिखा उखा कर नहीं अपने कंट्रोल में कर सकता। आपको पता होगा अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बिल्कुल भी किसी और के बात में नहीं जाना, मुझे बिल्कुल भी खेलने नहीं जाना, मूवी देखने नहीं जाना, मेरा एग्जाम आ रहा है तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। दैट इज अ साइन ऑफ मेंटली स्ट्रांग पर्सन। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन क्या होता है इसका कि ये भी परमिट करता है सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया को टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। कोई भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर इसे रख दिया जाए तो बिना बर्स्ट किए ये अपने सेल को स्ट्रॉन्ग रखता है, सेल को अंदर से प्रोटेक्टेड रखता है। In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The cell wall exerts an equal pressure against the swollen cell. क्या होता है जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है सेल को, यानी कि सेल का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज्यादा है और बाहर के तरफ एक्सटर्नल मीडिया में, जिस मीडिया में इसे रखा गया है वहां का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, बाहर की चीजें ना, बाहर के सारे कंटेंट सेल के अंदर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको बराबर करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करने के लिए। लेकिन क्या होता है जब वो सेल स्वेल हो गया, फूल गया ना, क्योंकि उसमें बाहर के सारे कंटेंट्स आने लग गए, तो वो सारी चीजें, सारे कंटेंट्स ना अंदर की तरफ से सेल वॉल पे एक प्रेशर लगाते हैं। इसी प्रेशर को टर्जर प्रेशर बोला जाता है। और वही उतना ही प्रेशर, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, फिजिक्स में पढ़ा है ना कि जितना प्रेशर बाहर से लग रहा होता है उतना ही प्रेशर अंदर की तरफ से भी लग रहा होता है। सेम टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, तो उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी लगा रही होती है सेल के कंटेंट के अंदर। तो ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर क्या है, टर्जर प्रेशर।
बिकॉज ऑफ सेल वॉल सेल विथस्टैंड कर सकती है बहुत बड़े चेंजेस से इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। आप देखते होगे चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, प्लांट सेल्स बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। ट्रीज जो होते हैं बड़े बड़े वो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, अपनी जगह पर बने रहते हैं। और एनिमल्स बेचारे कमजोर होते हैं, थोड़ा सा वो उनके जो सेल्स होते हैं ना थोड़े से वीक होते हैं, और ये विथस्टैंड कर सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस को भी। तो सेल वॉल हो गया। अगला देखते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तरह से सेल का मास्टरमाइंड होता है, सारी चीजें न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती हैं कि सेल में अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। So it is called the brain of the cell as it controls all the activities of the cell. क्या है ये? ब्रेन है सेल का। क्या है? ब्रेन है। कंपोजिशन क्या होता है न्यूक्लियस का? इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कहां पर प्रेजेंट नहीं था? एब्सेंट था। कहां पर एब्सेंट था? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। Nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm. यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी कंटेंट होगा, कोई भी चीज होगी, तो वो पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। The nucleus contains chromosomes, और क्रोमोसोम्स क्या है? विजिबल होते हैं रॉड शेप स्ट्रक्चर में only when the cell is about to divide। और ये क्या करता है? ये कंटेन करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। सारी चीजें लिख लो, बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। राइट? चलो फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस का। क्रोमोसोम कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक यानी कि जहां पर हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी कि हमारी अगली वाली जो जनरेशन होगी, मान लो कि आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, तो आपके अंदर उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आ गए। आप दिखने में भी थोड़ा बहुत उनसे मिलते जुलते लगते हो, और बाकी फीचर्स भी जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, वो सारी चीजें आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती है। ये जो इंफॉर्मेशन उनसे आपके थ्रू जो ट्रांसफर हुआ, ये डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होता है। और डीएनए कहां पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम कहां पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं हमारा सारा इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है फॉर कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। हर चीज का इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से सेल्स रियूनाइट होंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे, और फिर वो सारे सेल्स टिश्यूज बनेंगे। फिर कौन सा टिश्यू कौन से बॉडी पार्ट में जाके ऑर्गन बनाएगा, कौन सा ऑर्गन बनाएगा, वो ऑर्गन का फंक्शन क्या होगा, मतलब एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल, सारी की सारी चीजें जो है वो कंट्रोल होती है डीएनए से, हमारे जेनेटिक मटेरियल से। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है। जीन्स क्या है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है डीएनए के अंदर, एक सीक्वेंस होता है, एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है, तो वो जीन्स कहलाता है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? विजिबल होते हैं, जैसे कि एक इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड होता है, बहुत सारे धागों को अच्छा आपने पतंग उड़ाई है, उसके जो धागे होते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो उलझा हुआ धागा कभी देखना, वैसा ही क्रोमेटिन फाइबर होता है। और जब भी सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन के टाइम पर, माइटोसिस के टाइम पर क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और विजिबल होते हैं एज क्रोमोसोम्स। ठीक है। और सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन देख लेते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल का रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल। जब भी सेल डिवीजन होता है ना, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद जब ये हो जाता है कि सेल के अंदर अब दो न्यूक्लियस हो गए, दो डॉटर न्यूक्लियस हो गए, तब जाके सेल जो है पूरा का पूरा डिवाइड होके दो अलग अलग बॉडी में डिवाइड हो जाता है। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop
and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. अब ये इतना ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा न्यूक्लियस हमारी बॉडी में कि आगे चलकर कौन सा मैच्योरिटी गेन करने के बाद सेल जो है वो कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन से सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होंगे, वो सारी चीजें ये कंट्रोल कर रहा है। यहां पर देखो आप, एक सेकेंड, यहां पे देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स है जिससे अंदर की चीजें जो है वो बाहर आ जाती हैं सेल साइटोप्लाज्म में। ये आपका न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, और ये जो धागे की तरह देख रहे हो ये आपका क्रोमेटिन फाइबर है और ये न्यूक्लियर पोर है। ये पूरा मिलाकर एक न्यूक्लियस होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो हमारा इतने सारे कंपोनेंट से बना हुआ है। अगला चलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में, है ना। मुझे सब पता है आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। प्रोटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत दिक्कत है आप लोगों को, कोई बात नहीं, सारी चीजें अभी हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो है वो कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये अंदर में सारा सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर भी तो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर को के फ्लूइड को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के कंटेंट को क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये जो पूरा फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये कलर दिख भी रहा है आप लोगों को? हाँ जी, दिख रहा है। चलो, अब मेन बारी आती है प्रोटोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। दोनों फ्लूइड को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म होता है। अब देखो साइटोप्लाज्म में वापस आ जाओ। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। साइटोप्लाज्म में ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सुन कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। अब फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। अब हर एक सेल ऑर्गेनेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई और फंक्शन है, लाइसोसोम का, राइजोसोम का, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस का, गोल्गी एपरेटस का सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो वो सारे फंक्शंस जब परफॉर्म होते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ ट्रांसफर होता है सब्सटेंसेस का, वो सारी चीजें साइटोप्लाज्म इनेबल कर पाता है। ठीक है। इट एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एंड आयरन एक्सेट्रा। ये क्या है? साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का ये साइट है, यानी कि यहीं पर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। अगले पे चलते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और शीट्स है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। बहुत सारे ट्यूब्स, बहुत सारे शीट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एक नेटवर्क क्रिएट होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या फिर राउंड या ऑब्लॉन्ग बैग्स हम बोल सकते हैं, वेसिकल्स जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम membrane is similar in structure to the plasma membrane. It is also made up of lipid and protein. तो ऐसा कुछ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेकेंड, मैं तो शायद माइटोकॉन्ड्रिया बनाने लगी। रुको 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 भाई। हाँ, तो ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब जो रफ, अब इसमें भी ना दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है तो यानी कि इसके ऊपर कोई चीज होगी जिसकी वजह से ये दिखने में रफ लगता होगा। स्मूथ है यानी कि बहुत ही प्यारा सा इसका टेक्सचर होगा, स्मूथ टेक्सचर होगा।
है ना, क्रीमी सा टेक्सचर होगा। तो क्यों यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे राइबोसोम्स के बीज प्रेजेंट होते हैं। चलो मैं जल्दी जल्दी ना इसको फटाफट से बहुत सारे राइबोसोम्स इसके ऊपर बना लेती हूँ, ताकि अब देखने में ही आपको लग रहा होगा कि कितना रफ है। अब जो इससे पहले वाला मैंने बनाया था, जब इसमें रेड रेड डॉट में नहीं लगा रही थी, तो वो आपको स्मूथ लग रहा था। तो स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड की सिंथेसिस करना, फैट लिपिड। तेल देखा है कितना स्मूथ उसका टेक्सचर होता है, तेल अगर आप ऐसे रब करो स्किन पे तो कितना स्लिपरी सा होता है। तो दैट इज व्हाई दैट इज अपियरिंग एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब किसी भी चीज के ऊपर आप बहुत सारा ना रेत डाल दो, ठीक है, सैंड डाल दो, सैंड पार्टिकल्स देखा ना, थोड़े से रफ से पार्टिकल्स इसके होते हैं, तो आपको दिखने में लगेगा यार बहुत रफ चीज है ये। कोई भी सरफेस में अगर आप बहुत सारे पार्टिकल्स रख दोगे तो वो रफ लगेगा। तो यहाँ पर जो ये रफ होने का रीजन है दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। और स्मूथ क्योंकि वहां पर लिपिड की सिंथेसिस हो रही है। अब फंक्शंस देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ लगते हैं अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। अब राइबोसोम का क्या काम होता है पता है? राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो यानी कि प्रोटीन बन रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और लिपिड बन रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आया? याद रखना है आपको ये सारी चीजें। The ribosome which are present in all active cells are the site of protein manufacture। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पर। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the endoplasmic reticulum। अब smooth endoplasmic reticulum यानी कि SER का क्या काम होता है? It helps in the manufacture of fat molecules या फिर lipid बोल सकते हैं, जो important होते हैं सेल के फंक्शन के लिए। Some of these proteins and lipid help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis। अब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी किस चीज से बनी हुई है? लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है। तो यानी कि ये लिपिड और प्रोटीन आ कहाँ से रहा है? स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसको डेवलप कर रहे हैं, इसको बिल्ड कर रहे हैं, जहां से ये बन रहा है। तो ये एक तरह से मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रहे हैं। That is why it is also known as membrane biogenesis। Some other proteins and lipid functions as enzymes and hormones। कुछ जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उन्हें हम एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system। एक नेटवर्क सिस्टम की तरह यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमेशा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन है, इट इज टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए ना मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये यही होते हैं। स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। कुछ नहीं, एक तरह से ये फ्रेमवर्क यानी क्या है कि एक ग्राउंड, एक इनको प्लेटफॉर्म, एक स्टेज चाहिए होता है जहां पर ये सारे बायोकेमिकल एक्टिविटी सेल की परफॉर्म कर सके। लिवर सेल्स में ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स में SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब जब आप 10th में जाओगे ना तो आपको लाइफ प्रोसेसेस नाम के एक चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे लिवर का फंक्शन होता है, लिवर हमारे बॉडी में कितना जरूरी है और कैसे हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम लिवर कर रहा है। तो वहां पर जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो रहा है वो लिवर के सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रहे होते हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग गोल्जी एपरेटस में। तो गोल्जी एपरेटस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। अब यहाँ पर गोल्जी एपरेटस में हो क्या रहा है? एपरेटस मतलब कि कोई कुछ सामान है, ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जितनी भी मटेरियल सिंथेसाइज हो चुकी होगी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसकी पैकेजिंग का काम गोल्जी एप्परेटस करता है। तो ये क्या है, ये कनेक्टेड होंगे हमेशा ईआर से, क्योंकि पैकेजिंग होनी है ना। फैक्ट्री में क्या होता है कि जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है वहां से पैकेजिंग वाला एरिया जो है वो कनेक्टेड होता है आपस में। Therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। एक complex cellular membrane system का ये एक पोर्शन होता है कि endoplasmic reticulum is connected with Golgi apparatus। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside of the cell through the Golgi apparatus। फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करना जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ईआर के अंदर, और किसी किसी केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनते हैं फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी एप्परेटस। गोल्जी एप्परेटस आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेल ऑर्गेनेल है, अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जब हम अपने घर में डस्टबिन रखे होते हैं तो क्यों रखते हैं, ताकि घर में जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है उसमें डालेंगे तो एक ही बार में सारा वेस्ट जो है वो घर के बाहर हम लोग फेंक सकेंगे। हर तरफ वेस्ट अगर फैला रहेगा तो इससे गंदगी भी होगी, बीमारी भी होगी, और उसको कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्म आउट सेल ऑर्गेनेल। यानी कि सेल ऑर्गेनेल कभी कभी डेड हो जाते हैं, कोई भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल कभी भी डेड हो सकते हैं, तो वो जो डेड हो गए तो वो जो डेड मटेरियल है सेल ऑर्गेनेल का, उसको भी ये क्लीन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है बाय सम काइंड ऑफ एंजाइम जो सिक्रीट होती है लाइसोसोम से। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके सैक्स फिल होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से। इसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक, चलो, लाइसोसोम ब्रेक करते हैं फॉरेन मटेरियल को एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल इनटू स्मॉल पीसेस। अब ये कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करते हैं जो बने होते हैं आरईआर में और केपेबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन करने के लिए। अब ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कभी सेल जो है वो डैमेज हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो लाइसोसोम ना खुद को ही बर्स्ट करवा देता है। ठीक है, खुद बर्स्ट हो जाता है और जितना भी उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम था वो पूरे सेल में फैल जाएगा और पूरी सेल जो है वो डाई कर जाएगी। ठीक, तो कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है ना लाइसोसोम, खुद को मार के, पूरे सेल को मार के बाकी के सेल्स को जिंदा रखने के लिए काम आ रहा है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसके बिना तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो कवरिंग होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा पोरस होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ से ऐसे करके कुछ होता है। रुको मैं बता रही हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक, these folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ATP का प्रोडक्शन होगा। ATP इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, स्टोर्ड रहती है हमारी बॉडी के अंदर। फंक्शन क्या होता है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है हमारी वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए for life is released by mitochondria in the form of ATP molecule। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। बॉडी उस करेंसी को यानी कि उस पैसे को यूज करती है, यूटिलाइज करती है, ताकि और ज्यादा नए नए केमिकल कंपाउंड बन सके और एक मैकेनिकल वर्क हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। मैं थक गई बोलते बोलते। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मतलब इस चीज के लिए वो एबल होते हैं कि वो कुछ अपने खुद के भी प्रोटीन्स बना सके। क्यों? क्योंकि उनके पास राइबोसोम है, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नीड ही नहीं है, वो खुद का प्रोटीन खुद से बना सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होता है ना। आ जाते हैं प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, मैंने शुरुआत में ही समझा दिया था, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो
प्लांट में अलग अलग तरह के कलर्स इम्पार्ट करते हैं, जैसे कि फ्लावर का कलर होता है, पिंक होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, पर्पल होता है, ग्रीन कलर तो क्लोरोप्लास्ट से आ रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूकोप्लास्ट किसी भी तरह का कलर प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। चलो, सो स्ट्रक्चर क्या है प्लास्टिड का? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, सिमिलर टू इट्स स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? आप लोगों को पता ही है कि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है। क्लोरोप्लास्ट के पास बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या कर रहा है, स्टार्च, ऑयल और कुछ प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर कर रहा है। आ जाते हैं हम वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स क्या होते हैं? इट इज द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड या फिर लिक्विड के कंटेंट्स के लिए। वैक्यूल्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैक्यूल्स ना प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। सो दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, और प्लांट सेल में बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल्स है। फंक्शन क्या होता है इसका? ये ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल में 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, और ये सेल सैप कंटेन करते हैं प्लांट सेल के अंदर, जो कि प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट सेल में वो स्टोर होते हैं वैक्यूल्स के अंदर, जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। अब सिंगल सेल अमीबा में फूड वैक्यूल जो होता है उसके अंदर ना फूड आइटम्स स्टोर्ड होते हैं, वहीं पर डाइजेशन होता है और वहीं पे एक्सक्रीशन होता है अमीबा के अंदर, फूड वैक्यूल्स में। फिर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। बहुत ज्यादा वाटर भी पानी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना, तो वो एक्सपेल कर देते हैं, और वेस्ट को भी एक्सपेल कर देते हैं थ्रू फूड वैक्यूल, थ्रू वैक्यूल्स। तो यहाँ पर हमारा सेल वाला चैप्टर खत्म हो गया है। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। पहला टॉपिक इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो इम्प्रूवमेंट के बारे में हम तभी बात करते हैं जब हमें किसी ना किसी चीज में कमी नजर आती है, राइट? तो इम्प्रूवमेंट क्यों किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन का? ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें इसकी यील्डिंग मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छी वैरायटी मिले, और ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसे मैनेज कर सके। तो बेसिकली 3 अलग अलग एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है किसी भी क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए। पहला होता है क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट करना। वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली यील्ड अच्छी मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम अच्छे तरीके से इसको सेल कर सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और क्रॉप को प्रोटेक्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर कीड़े लग गए, पेस्ट लग गया मतलब डिजीजेस लग गए, तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। सो क्रॉप वैरायटी के इंप्रूवमेंट में क्या होता है, जब हम इसमें गुड वेराइटीज को सेलेक्ट करते हैं, और गुड वेराइटीज कैसे सेलेक्ट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक तरह का क्रॉस होता है बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू ऑब्टेन क्रॉप हैविंग यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, या फिर गुड क्वालिटी हो गया, हाई यील्ड हो गया। मान लो 2 अलग अलग तरह के क्रॉप है, जेनेटिक्स उनका बिल्कुल अलग अलग है, डिसिमिलर है, लेकिन एक क्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग देता है, बहुत ज्यादा उसकी पैदावार होती है, और दूसरा जो क्रॉप है वो उसमें कोई भी डिजीज नहीं लगता जल्दी, वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है। तो अगर हम दोनों की क्रॉसिंग करा देंगे तो उसके बाद जो हमें क्रॉप का ऑफस्प्रिंग का क्रॉप मिलेगा, तो उसके अंदर दोनों के ही जेनेटिक्स प्रेजेंट होंगे, जो दोनों के ही जीन्स प्रेजेंट होंगे। इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और इसी के थ्रू हम अच्छी वैरायटी सेलेक्ट कर पाते हैं। और ये इंटरवैराइटल हो सकता है, इंटरजेनेरिक हो सकता है, ठीक है, और इंटर स्पेसिफिक हो सकता है। अनदर वे क्या होता है इसका? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। आपके पास अगर कोई अलग से एक जीन है जो आपको पता है कि ये किसी ना किसी तरह का इंप्रूवमेंट लेकर आएगा आपके क्रॉप में, तो आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्रॉप के अंदर, ताकि वो वहां पर जाकर म्यूटेट करे एंड देन क्रॉप
कि जेनेटिक्स जो है वो पूरी चेंज हो जाए और जैसा आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वैसा आप लोगों को मिल जाए। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। बेसिकली क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट कैसे की जा रही है, हायर यील्ड के लिए की जा रही है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंट होने के लिए की जा रही है ताकि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि डिजीज हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गया, इन सब से वो बचा रहे, वो रेजिस्टेंट रहे। मैच्योरिटी ड्यूरेशन उसकी कम हो, जितनी कम ड्यूरेशन होगी, जितने कम टाइम में वो मैच्योर हो जाएगा उतना टाइम बचेगा और उतनी जल्दी जल्दी हम क्रॉप को और रोटेट कर सकते हैं और रोटेट करने के बाद हम कम टाइम में ज्यादा क्रॉप्स की पैदावार बना सकते हैं। राइट? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। चलिए फिर ये हो गया। उसके बाद वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ताकि अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी जो ये क्रॉप है वो ग्रो कर सके और वहां पर सरवाइव कर सके। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जैसे कि टॉलनेस हो गया, मोर ब्रांचिंग हो गई, ये सब यूजफुल होते हैं ताकि हम अपने कैटल्स को फीड कर सके विद फॉडर। बहुत ज्यादा अगर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होंगे तो वो चारे के काम आ जाएगा ना, वो कैटल्स को खिलाने के काम आ जाएगा। और डॉर्फनेस होती है ताकि हम सीरियल क्रॉप्स जो है उसमें प्रोड्यूस कर सके। फिर होता है क्रॉप प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट जिसमें मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कैसे होगा, इरिगेशन कैसे होगा, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे होगा। अब न्यूट्रिएंट तो हमें कहाँ से मिल रही है, क्रॉप को एयर से मिल रही है, वाटर से मिल रही है और सॉइल से मिल रही है। अब उसमें 16 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को जो उसके ग्रोथ के लिए यूजफुल होता है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, इससे पहले वाला जो सेशन था आप लोगों का उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे पूरे सिलेबस में से, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन भी था कि कौन कौन से कितने टोटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दे आर 16 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो एयर जो है वहां से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, वाटर हो जाएगा, वाटर से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा और जो बाकी 30 न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं वो आपको सॉइल से मिल जाते हैं। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है वो न्यूट्रिएंट जो बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉइल को चाहिए होता है, प्लांट को चाहिए होता है बेसिकली, उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। और वो कौन कौन से होते हैं, दे आर आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। और ये क्या होते हैं, एनरिच होते हैं न्यूट्रिएंट से टू फॉर्म द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब इरिगेशन पे हम लोग आ जाते हैं। इरिगेशन आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से हम वाटर की सप्लाई करें क्रॉप में ताकि उसकी अच्छी यील्ड हमें मिल सके। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड वो हमारे क्रॉप की यील्ड को बढ़ाता है। अलग अलग तरह का इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें हम क्रॉप को वाटर सप्लाई कर सकते हैं। अब वेल्स के थ्रू, कनाल्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, डैम्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्रॉप को और क्रॉप को अच्छी खासी वाटर सप्लाई मिल सकती है। अगला चलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे। अलग अलग पैटर्न होते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब देखो, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होता है इंटरक्रॉपिंग और एक होता है क्रॉप रोटेशन। तीनों के बीच का डिफरेंस समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिक्स क्रॉपिंग यानी कि चीजें मिक्स कर दी गई है, एक ही साथ में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही टाइम पर एक ही फील्ड में ग्रो कराया जा रहा है इन द सेम फील्ड। एग्जाम्पल क्या होता है इनके, वीट और ग्राम को एक साथ करा दिया गया, वीट और मस्टर्ड को, ग्राउंड नट और सनफ्लावर को। तो इससे क्या होता है, मान लो एक क्रॉप अगर फेल हो गया, एक क्रॉप अच्छे से नहीं ग्रो कर पाया तो एटलीस्ट दूसरा क्रॉप कर जाएगा। और इतने महीनों की जो मेहनत लगती है क्रॉप के प्रोडक्शन में, तो अगर एक ही क्रॉप अगर हमने ग्रो किया लैंड में और वो फेल हो गया तो बहुत महीनों की मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को, कि वो रिस्क नहीं होगा कि हमारा सारा मेहनत वेस्ट हो जाए। एक फेल हुआ तो दूसरा तो अच्छा प्रोड्यूस देगा ही देगा। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली सेम फील्ड में ऑल्टरनेट रोज में ग्रो कराते हैं। यानी कि एक फील्ड है मान लो ऐसा करके, तो यहाँ पर अलग अलग रोज बन गए। रोज यानी कि वो गुलाब नहीं, अलग अलग यहाँ पर कॉलम्स एंड रोज वाला रोज।
बन गए, यहाँ पर कोई दूसरा वो है क्रॉप है, यहाँ पर कोई दूसरा क्रॉप है, यहाँ पर कोई दूसरा क्रॉप है, यहाँ पर कोई दूसरा क्रॉप है, ऐसे करके हम अलग अलग रोज में इसको क्रॉप को ग्रो कराते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं मेज, सोयाबीन के, मिलेट, काउपी के। तो क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक ही मतलब सेम फील्ड में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को हम सक्सेशन में ग्रो कराएंगे। मतलब कि एक बार ये वाला क्रॉप, अगले बार दूसरा वाला क्रॉप, तीसरे बार मतलब कोई दूसरा क्रॉप। तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर क्रॉप रोटेशन सही तरीके से किया गया तो एक साल में हम 2 से 3 क्रॉप प्रॉफिटेबली ग्रो करवा सकते हैं। फिर क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, क्रॉप का प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी क्रॉप जो है उसके फील्ड में ना वीड्स, इंसेक्ट, पेट्स और डिसीजेस वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो लग जाते हैं, तो क्रॉप जो है वो खराब सा हो जाता है। तो वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, वो वीड्स नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो बुद्धुओं नालायकों। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं और किसी भी क्रॉप को इन्वेड कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स होते हैं उसके ज़ैंथियम, पार्थेनियम, साइपरिनिका, साइपरिनस, ठीक है। उसके बाद दे कंप्लीट विद द क्रॉप फॉर फूड, स्पेस एंड सनलाइट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। अब देखो जो सारे रिसोर्सेज हमारे क्रॉप्स को मिलने चाहिए थे, क्रॉप प्लांट्स को मिलने चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज ये सब ले जाते हैं, यूज कर जाते हैं, यूटिलाइज कर जाते हैं, जिससे क्रॉप यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो डिजीज जो है वो कॉज होते हैं पैथोजन से, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया है, फंजाई है, और इनके वजह से भी क्रॉप जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला फैक्टर होता है मैन्योर। मैन्योर क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट। अब क्यों इसको डीकंपोज होने के बाद बनाया जा रहा है, क्योंकि डीकंपोज होने के बाद सारे ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है, और ये फार्मर्स जो है वो रिसाइकल भी कर सकते हैं, जिससे ये एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे, पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें भी 2 तरह के मैन्योर्स होते हैं, एक होता है कंपोस्ट, एक होता है ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट प्रिपेयर होता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से कंपोस्ट पिट के अंदर बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, वर्मी वर्म्स को बोला जाता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म आप लोग याद रखना, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। अब बिफोर सोइंग सीड इन फील्ड, सम ग्रीन प्लांट्स लाइक सन, हैम, गौर एटसेट्रा आर मिक्स्ड इन द सॉइल बाय प्लोइंग। These plants turn into green manure which make the soil rich in nitrogen and phosphorus। तो बिना इससे पहले कि क्रॉप्स के सीड को हम सो करें, उससे पहले ही हम कुछ ऐसे प्लांट्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं मिट्टी के साथ, और उसके बाद उसकी प्लोइंग करते हैं, जिससे सॉइल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन आ जाता है। इसे ग्रीन मैन्योरिंग बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ाएंगे, मगर वो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं बेसिकली, और वो किसी फैक्ट्री में कमर्शियली वो बनवाए जाते हैं, वो नेचुरली नहीं बनते। तो दे सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और ये इंक्रीज करते हैं क्रॉप की यील्ड को। बहुत ही रिक्वायर्ड अमाउंट में ही इसे यूज किया जाता है, और कभी कभी एक्सेसिव यूज होने पर ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस भी कर सकता है और पोल्यूशन को भी बढ़ा सकता है। आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एक तरह का मैनेजमेंट है जिसमें हम एनिमल लाइफ स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम उसकी फीडिंग करा रहे हैं, उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, और उसको डिजीज से भी बचा रहे हैं। अब इसमें इंक्लूड होता है कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग। अब कैटल फार्मिंग क्या है, कैटल्स आप लोग जानते हो, ये जो गाय भैंस चराने वाले वो होते हैं, चरते हैं जो, बेसिकली वही। तो कैटल फार्मिंग होता है 2 पर्पस के लिए। पहला तो होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और एक होता है फार्म लेबर के लिए। फार्म लेबर के लिए जो होता है ना, उन्हें उन एनिमल्स को बोला जाता है ड्रॉट एनिमल्स। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को बोला जाता है मिल्च एनिमल्स। ये भी आप लोग के क्वेश्चन में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसे फार्म लेबर के लिए यूज किया जाता है उसे बोला जाता है ड्रॉट लेबर्स, ड्रॉट एनिमल्स, सॉरी।
तो मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड होता है कि कैसा मिल्क एनिमल्स का लैक्टेशन पीरियड है, यानी कि वो कितना दिन हो गया उसको अपने बच्चे को जन्म दिए। फिर वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड ऑल्सो। तो फॉरेन ब्रीड्स का नाम देखो, याद कर लो, जर्सी, ब्राउन स्विस, इनके पास लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। और लोकल ब्रीड जैसे कि रेड सिंधी और साहीवाल होते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं डिजीजेस से। तो दो आप लोगों को अच्छे अच्छे जीन्स मिल गए। तो अगर आप फॉरेन ब्रीड्स और इंडियन ब्रीड्स को क्रॉस करा दोगे तो आपके अंदर, मतलब आपके अंदर नहीं, उसके बच्चे के अंदर दोनों क्वालिटीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्रॉस ब्रीड। तो कैटल शेल्टर को क्लीन और हमेशा वेंटिलेटेड रखना चाहिए। कैटल्स को हमें रफेज इंक्लूडिंग फूड देना चाहिए ताकि ज्यादा फाइबर और प्रोटीन उनको मिल सके, और जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं उनसे उनको दूर रखना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर एंड। तो वैक्सीनेशन दी जाती है कैटल्स को ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे किसी भी वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस से। आगे चलते हैं हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री आप लोगों को पता है कि हेंस चिकन्स का जो मतलब ब्रीडिंग होती है चिकन्स की, वो बेसिकली मीट के लिए और एग प्रोडक्शन के लिए, उसी को हम पोल्ट्री कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स डेवलप होती है बाय प्रोड्यूसिंग लेयर्स फॉर एग्स और ब्रॉयलर्स फॉर मीट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लेयर्स एग्स के लिए यूज होते हैं और ब्रॉयलर्स मीट के लिए। क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है इंडियन वैरायटी की जैसे कि असील और फॉरेन वैरायटी की जैसे कि लेगहॉर्न, ताकि हमें न्यू वैरायटी इसमें मिल सके। न्यू वैरायटी यानी कि गुड प्रोडक्शन मिलेगा, हाई यील्ड मिलेगी। दोनों के अंदर कोई ना कोई अच्छी अच्छी जीन्स प्रेजेंट होंगी। तो दोनों को अगर हम क्रॉस करा देंगे तो उसका जो ब्रीड होगा, मतलब कि उसका जो बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, वो हमें अच्छी यील्ड देने के काम आ जाएगा। फिर ब्रॉयलर्स को हम क्या करते हैं, विटामिन, प्रोटीन और फैट रिच खाना देते हैं ताकि ज्यादा ग्रोथ हो और हमें अच्छा मीट का वैरायटी मिल सके। फिर पोल्ट्री फॉल्स जो है वो कभी कभी अफेक्ट हो जाते हैं डिजीजेस से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट से। तो उनको बचाने के लिए हमें प्रॉपर सैनिटेशन, स्प्रेइंग, डिसइंफेक्टेंट्स और वैक्सीनेशन दिलवाना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये तो सेम चीज है ना। चलो आगे चलते हैं, फिश प्रोडक्शन पे चलते हैं। फिश क्या है, एनिमल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और दो तरीकों से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल सोर्सेस से, जैसे कि मछली पकड़ना, कैप्चर करना, और एक होता है फिश फार्मिंग करके, ताकि हम उसकी कल्चरिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमें फिशेस का प्रोडक्शन मिल सके। तो वाटर सोर्स जो फिश के होते हैं वो या तो सी वाटर हो सकता है या फिर फ्रेश वाटर हो सकता है। मराइन फिशेस वो होते हैं जहां पे वेराइटीज जो है उनमें पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डिन्स, ये सारे आ जाते हैं। और they are caught by fishing nets from boats. Some marine fishes are found in sea water also. इनमें इंक्लूड होते हैं प्रॉन्स, मुलेट्स, पर्ल स्पॉट्स, मुसेस, ऑयस्टर्स एक्सेट्रा। और हम ऑयस्टर से ही पर्ल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनलैंड फिशरीज में कल्चरिंग होती है फिशरी की फ्रेश वाटर के अंदर और ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश यानी कि थोड़ा सा खारा पानी जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पे, जहां पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स हो जाते हैं आपस में। So sometimes fish culture होती है sorry in combination with paddy crop in the field. इसी को हम composite fish culture भी बोलते हैं। कभी कभी ना पैडी फील्ड में, यानी कि जहां पर राइस की कल्चरिंग, राइस फील्ड है जहां पर, वहां पे हम फिश की भी कल्चरिंग करते हैं। तो फिशेस क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज्यादा पोरस बना देते हैं और पोरस सॉइल होने की वजह से बहुत अच्छी राइस की खेती हो जाती है। तो दोनों जगह से एक फायदा हो जाता है। तो कॉमन फिशेस जो इनलैंड फिशरी में होते हैं उनमें आता है रोहू, कतला, मृगल, ग्रास क्रैब, सिल्वर क्रैब एंड कॉमन क्रैब। बी कीपिंग देख लेते हैं हम लोग एक बार। अब बी कीपिंग क्यों की जा रही है, मधुमक्खियों का पालन क्यों किया जा रहा है, ताकि हमें उससे हनी और वैक्स मिल सके। हनी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बहुत इसके मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। वैक्स को यूज किया जाता है मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए, पॉलिशेस बनाने के लिए, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। अब लोकल वैरायटी को हम यूज करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि इंडियन बी है, रॉक बी है, लिटिल बी है, और इटालियन वैरायटी को हम यूज करते हैं ताकि हमें लार्ज प्रोडक्शन ऑफ हनी मिल सके। तो बीज का नेक्टर जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है फ्लावर से और वो कन्वर्ट हो जाता है हनी में इन द बी हाइव।
अब आर्टिफिशियली बीज को ग्रो किया जाता है एपियरीज के अंदर और हनी एक्सट्रैक्शन होती है मशीन से, जिसे हम हनी एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। मैं अब आप लोगों को टिश्यूज कराने जा रही हूँ। टिश्यूज बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल टिश्यूज ही पढ़ने होते हैं। आपको सारे मतलब फुल सिलेबस आपका जो है उसमें से कट हो गया है और सिर्फ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज ही आपके सिलेबस में आ रहा है। तो सेल क्या है आप लोगों को पता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, और उनके एग्रीगेशन से टिश्यू बन जाता है बाय सीमेंटिंग सब्सटेंस, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू। ऑर्गन क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलाकर एक ऑर्गन बनाते हैं जिसका सेम फंक्शन होता है और स्ट्रक्चर भी होता है। ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क कंप्लीट करते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बने हुए होते हैं। अब बेसिकली हम प्लांट टिश्यू अगर पढ़ते हैं तो प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख लो। बेसिक ये दो डिविजन्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में मेरिस्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि वो एपिकल मेरिस्टम होंगे, लेटरल होंगे, इंटरकैलरी होंगे। जहां पर भी सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्लांट, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रही है टिश्यूज की। तो एपिकल मेरिस्टम हो गया, लेटरल मेरिस्टम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया। एपिकल यानी एपिसिस में, एपेक्स में, शूट और रूट के एपेक्स में जो आखिरी छोर होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, जो हाइट बढ़ाने के लिए, प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए काम आता है। लेटरल मेरिस्टम जो गर्थ को इंक्रीज करने के लिए, डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जहां पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स और ब्रांचेस के ग्रोथ के लिए। दूसरा है परमानेंट टिश्यू जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लो, ये क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं जो कंपोज होते हैं इमेच्योर सेल से, जो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन के लिए केपेबल है। ये टिश्यू ग्रो करते हैं इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। इनमें से थिन सेल वॉल होती है और बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वैक्यूल्स नहीं होते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन करवाना है ना, तो न्यूक्लियस को करवाएगा, वही तो कंट्रोल करेगा। मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड नहीं होता है। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं क्योंकि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। अब क्लासिफिकेशन में अगर आ जाएंगे तो वही सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया। एपिकल मेरिस्टम जो टिप्स, स्टेम और रूट्स के टिप्स को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंक्रीज करते हैं प्लांट ऑर्गन की लेंथ को। एपिकल मेरिस्टम एब्सेंट होंगे एल्गी और फंजाई में, और एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए। इंटरकैलरी क्या है, जो लेफ्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, दे आर आल्सो शॉर्ट लिव एंड कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द लीफ में या फिर इंटरनोड में प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, कभी कभी ये नोड्स में भी होते हैं जैसे कि ग्रासेस, बैम्बू, मिंस और द बेस ऑफ पाइनस लीफ। रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्लांट ऑर्गन के लेंथ के लिए। प्लांट ऑर्गन, नॉट प्लांट ऑर्गन, यानी ब्रांचेस हो गए, इसके फ्लावर्स हो गए, ठीक है। लेटरल, लेटरल लेटा हुआ, लेटा हुआ क्या होगा, डायमीटर ही तो होगा, ठीक है। इट लाइज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड अकर्स अलोंग द साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये किसी भी प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसीलिए इसको सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी बोला जाता है। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक टाइम के बाद जब डिवाइड करके मैच्योर हो गए, डिफरेंशिएट करके अपनी डिवीजन रोक देते हैं, वही परमानेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये लॉस्ट कर चुके होते हैं पावर ऑफ डिवीजन, और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ये अटेन कर चुके होते हैं। इनकी सेल्स जो है या तो लिविंग हो सकती है या तो डेड हो सकती है। ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप के होते हैं। दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है। सिंपल वाले कैसे होते हैं,
कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव होते हैं नेचर में। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 तरह के होंगे। पैरेन्काइमा कहां पर प्रेजेंट होंगे? जहां पर फोटोसिंथेसिस की जा रही होगी, ठीक है। लिविंग होते हैं, बेसिकली पैक्ड टिश्यूज होते हैं और इनमें थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है और मेड अप ऑफ ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पर होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है, बड़े बड़े वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली लूज पैक्ड होते हैं बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट बहुत ज्यादा होती है बिटवीन द सेल्स। फिर फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। अगला है कोलेनकाइमा, जो एक तरह का फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज लिविंग इलोंगेटेड, या फिर वेरी कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर में भी। और यहाँ के इसके कॉर्नर्स में ना पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मस, लीफ के एपिडर्मस के नीचे और हर्बेशियस स्टेम्स में, और बहुत कम इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट और रूट एंड इन रूट्स। अच्छा, रूट्स में एब्सेंट होते हैं और मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होते हैं। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बोलते बोलते मेरी हालत खराब हो गई है। और लैमिना मार्जिन की क्रैकिंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इजी बेंडिंग की वजह से ये प्लांट को बहुत ज्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लेरेन्काइमा में। ये बेसिकली डेड टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इसके अंदर लिग्निन पाया जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज हाईली लिग्निफाइड काइंड ऑफ टिश्यूज। पेक्टिन पाया जा रहा था कहां पर? कोलेनकाइमा में। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? क्लेरेन्काइमा में लिग्निन, ठीक है। दे आर फाउंड इन स्टेम्स, रूट्स, विंग्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग्स एंड ऑफ सीड्स एंड नट्स। मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल टिश्यू का, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी डायग्राम आप अच्छे से देख लेना। वैसे तो ये थोड़ा सा इधर का चीज को थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा और आउट ऑफ द सिलेबस भी होगा, ये बस ऐसे ही देख लेना, अगर पूछा गया तो ड्रॉ भी कर सकते हो। परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम लोग देख सकते हैं, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल, सॉल्ट और फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जिसमें वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जाइलम। और फूड कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फ्लोएम। बहुत इजी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनिमल टिश्यूज में। एनिमल टिश्यूज में कितने टाइप्स होंगे? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर स्क्वामस एपिथेलियम आ जाएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगा, कॉलमनर होगा, सिलिएटेड होगा, क्यूबॉइडल होगा और ग्लैंडुलर होगा। मस्कुलर टिश्यू में स्ट्राइटेड होंगे, नॉन स्ट्राइटेड होंगे और कार्डियक होंगे। कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके अंदर एरियोलर, एडिपोज और फाइब्रस आ रहे हैं। फिर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कार्टिलेज और बोन आ रहा है। फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आ रहा है। और लास्ट में नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल में आप इस टेबल से सारी की सारी चीजें क्लियर कर लोगे कि स्क्वामस कहां पर प्रेजेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, कॉलमनर क्या होता है, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। फंक्शन सबके क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में करा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें फिर से पढ़ना और रिपीट करना इज मच नीडेड। जहां पर मुझे लगेगा मैं वहां पे जरूर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। एरियोलर टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होंगे? स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। एडिपोज, एडिपोज हमेशा वो फैट के लेयर होती है, स्किन के जस्ट बिलो होती है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कुशनिंग प्रोवाइड करती है। फाइब्रस टिश्यू हमारे बोन्स एंड मसल के स्पेसेस के बीच में प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू में जब आप सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू देखोगे तो कार्टिलेज और बोन आएगा। कार्टिलेज आप लोगों को पता ही है, जो बहुत ही हल्का फुल्का सा ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक टिश्यू होता है हमारे नोज में, एक्सटर्नल ईयर में, हमारे ट्रैकिया में, लैरिंग्स में प्रेजेंट है। बोन आप सबको पता है, बोन कहाँ पर होता है, क्यों होता है, क्या काम होता है बोन्स का, राइट। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड का आप लोगों को पता ही है कि क्या रोल है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। लिम्फ क्या होता है? जिसमें बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ब्लड एंड
लिम्फ का। मस्कुलर टिश्यू में स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक होते हैं। स्ट्राइटेड जिसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो वॉलेंटरी मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब वॉलेंटरी मसल जहां पर है, जहां पे हम कोई भी काम अपनी मर्जी से अपने कॉन्शियसनेस में कर पाते हैं, वहां पर जो भी मसल्स एसोसिएटेड होते हैं वो सारे वॉलेंटरी मसल्स होंगे और वो स्ट्राइटेड होंगे, यानी कि उनके स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगे। स्ट्राइशंस कुछ नहीं, ऑल्टरनेटिव रोज ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स है। बैंड्स क्या होते हैं ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, अभी जानने की जरूरत नहीं है। नॉन स्ट्राइटेड जो बहुत ही स्मूथ होते हैं, इनवॉलेंटरी फंक्शंस में वो यूज किए जाते हैं, अनकॉन्शियसली हम इसको यूज करते हैं। कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय आवर कॉन्शियस विल, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें जितने भी मसल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे मसल्स अनस्ट्राइटेड होते हैं, स्मूथ होते हैं। कार्डियक, कार्डियक वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि हार्ट में जो मसल होगा वो कार्डियक मसल होगा। लास्ट है नर्वस टिश्यू, जो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन क्या है, जो बेसिक यूनिट है नर्वस टिश्यू की, यानी कि सेल्स जो होते हैं, और वहां पर सेल बॉडी होगा, एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा। किससे बने हुए हैं, इलॉन्गेटेड सेल से बने हुए हैं, और ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं और ये मीडिएटर होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या फिर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। तो यहाँ पे आपका टिश्यू का भी टॉपिक खत्म हो गया। बेसिकली फुल ऑन सिलेबस का रिवीजन मैंने आप लोगों को करवा दिया। आई होप किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। कहीं पर भी दिक्कत है अगर अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर अच्छा लगा आपको ये रिवीजन का सेशन तो मुझे एक लाइक दे देना इस सेशन में, और मैं अगले सेशन में आप लोगों को फुल सिलेबस के बेसिस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगी। तो बेसिकली आपका पूरा बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।